करने की कोशिश है इस बार वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए कि मैं किस फ्रंट पे देखता हूँ चीज़ों को। वीडियो पता नहीं लंबी बनेगी छोटी बनेगी, आई एम नॉट वेरी श्योर, पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और चार्ट्स पे भी कवरेज रखेंगे और फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे। बिज़नेस का आइडिया नहीं होगा तो मैं सिर्फ बेसिक्स देखूँगा कि क्या करती है और किस तरीके से आगे इसके डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली क्वेरी आई थी इंटरनेशनल कन्वेयर लिमिटेड पर, और ये क्वेरी पूछी गई थी अनुज जैन जी के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ चीज़ें हैं। मार्केट कैप छोटा है, यानी कि फ्री फ्लोट जो शेयर्स होंगे वो कम होंगे, तो जब मोमेंटम देखने को मिलेगा तो क्विक देखने को मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा टैप करती है, यूएस और कनाडा खास करके। और ये जो काम है इनका, जिस तरीके के बेल्ट डेवलपमेंट करते हैं या बेल्ट बनाते हैं, डेवलपमेंट वुड नॉट बी द राइट वर्ड, तो कहने का मतलब ये है कि इनका इस्तेमाल माइनिंग वाले एरिया पे ज़्यादा होता है। और विड्थ क्या होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूएस और कनाडा में इनका बिजनेस है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से उस तरीके से शायद अभी फोकस में ना हो गवर्नमेंट के खास करके या प्राइवेट बॉडीज़ के, क्योंकि चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। इस कारण से शायद थोड़ा सा डेंट देखने को मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ जो इस कंपनी के बारे में लगी वो ये कि कहीं ना कहीं विंड एनर्जी की तरफ में थोड़ा सा स्विच करिए। बहुत कम रेवेन्यू आ रहा है, 1% का ही रेवेन्यू है, बट बिज़नेस थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और जो डिमांडिंग बिजनेस है खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जाने की कोशिश है। ये फैक्टर अगर और बढ़ता है, आने वाले क्वार्टर्स में डेवलपमेंट आते हैं तो शायद और बेहतर कंपनी के लिए ये चीज़ हो सकती है। एक और अच्छी चीज़ लगी कि हाई एंट्री बैरियर का बिज़नेस है। ये हमेशा देखा जाता है कभी भी किसी कंपनी को अंडरस्टैंड करने के पहले कि क्या इस कंपनी में घुसना आसान है, क्या इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस के फ्रंट पे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर है। इसको दो देशों से यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डुअल स्टेज अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी एक इस बिज़नेस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया जिसके कारण से डेंट आया कंपनी के शेयर प्राइसेस में, 125 का ऑल टाइम हाई और 85 पे ट्रेड कर रहा है। रीज़न कहीं ना कहीं जो नंबर्स थे वो थोड़े से ख़राब आते हुए दिखाई दिए। साल दर साल का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो रेवेन्यू में ड्रॉप आया है। अच्छे कंसिस्टेंसी से कंपनी ग्रो कर रही थी, पिछले एक साल में खास करके ये आपको डेंट देखने को मिल रहा है। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका में इन्फ्लेशनरी मेजर्स चल रहे हैं या इन्फ्लेशन जो कारण बने हुए हैं उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई बुराई नहीं है। 8 के पी मल्टीपल पर हाई बैरियर कंपनी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल की बात। चार्ट पर आते हैं इंटरनेशनल कन्वेयर के बारे में। चार्ट आप देखिए कि वॉल्यूम ड्राइड अप है, जो गिर रहा है वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम से सेलिंग देखने को नहीं मिल रही, विच इज़ अ गुड थिंग। और सेकेंडली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 92 के अराउंड। एक बार के लिए रेजिस्टेंस क्लियर होता है तो ऐसा लगता है कि स्टॉक वापस ऊपर की तरफ में तेज़ी पकड़ सकता है। एक बड़ा सपोर्ट 70 रुपीज़ के आसपास है। 70 के टूटने पर चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है। 68-70 एक सपोर्ट का जोन होगा, लेकिन वहीं पे 92-95 पार करता है विथ गुड वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ पे ड्राइड वॉल्यूम्स चल रहे हैं, तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा जो चीज़ यहाँ पर फैक्टर इन होगा वो होगा इस क्वार्टर के नंबर्स, क्योंकि ये पूरा साल इनका बिगड़ा है। अगर क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूवमेंट दिखाते हैं तो एक स्टोरी यहाँ पर आपको बदलती दिखेगी और वापस स्टॉक ऑल टाइम हाई या पिछले हाई को अटेम्प्ट करता हुआ दिख सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ में। सेकंड स्टॉक का नाम है विप्रो और टाटा स्टील। 2 स्टॉक की क्वेरी आई है, वैसे तो एक लेने की कोशिश थी। तो पहले नाम आ रहा है विप्रो का, तो विप्रो ले लेते हैं क्योंकि टाटा स्टील पे ऑलरेडी कवरेज हमने करी हुई है। तो इस पर मेरे ख्याल से टाटा स्टील पे बात करना बहुत ज़्यादा सही होगा नहीं। रिजल्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैक नहीं किए हैं विप्रो के, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑल बैड और फैक्टर्ड इन टू पर्टिकुलरली आईटी इंडस्ट्री। इस आईटी इंडस्ट्री में सारी ख़राब खबरें फैक्टर्ड इन हैं और जून के आसपास से रेट कट है अमेरिका में, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन की वापसी हो सकती है आईटी स्टॉक्स की, लेकिन अगर वो डिले होगा तो यहाँ से 2 क्वार्टर, मतलब 1 क्वार्टर और उसके बाद एक और क्वार्टर लगेंगे शायद चीज़ों को बेहतर होने में। तो करना क्या चाहिए, 100 रुपये में 20-30 रुपये आप लगा सकते हो विप्रो के इस लेवल पर। ये मैं फंडामेंटली बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़ की अगर आप इन्फोसिस के भी बात करें, नंबर्स बहुत ही ख़राब आए थे, लेकिन हुआ क्या,
अगर आप देखोगे जो लास्ट मार्केट सेशन था, वापसी करी स्टॉक ने गैप डाउन खुल करके। तो ये बताता है कि ठीक है, हम मतलब इस चीज़ को मान करके चल रहे थे कि इस बार का भी जो परफॉर्मेंस आएगा वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला। और सबसे बड़ी चीज़, अब टेक्निकल फ्रंट पर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर आ चुका है स्टॉक और अच्छा पैटर्न बना है। इसे बुलिश एनगल्फिंग भी कहा जा सकता है सॉर्ट ऑफ, और पियर्सिंग भी कहा जा सकता है। एनगल्फिंग थोड़ा और ऊपर रहता तो बेहतर रहता, बट सपोर्ट के रीटेस्ट पर खड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पे अट्रैक्टिव है। कहीं ना कहीं जो पिछला एक डिप था इस बड़ी तेजी के पहले, उसको आप एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस मान करके चल सकते हैं। तो 400 एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस बन सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, केवल 50 रुपये के आसपास का रिस्क मिल रहा है, विच इज़ नियरली 20 to 25%, सॉरी नियरली 10 to 15%, और उसके बाद में एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर मिल सकता है। RSI कूल ऑफ है, सारी चीज़ें बेहतर दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं BPCL की तरफ में। BPCL में कोई प्रॉब्लम नहीं है। BPCL में जिस तरीके से इंडिया में डिमांड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं या पेट्रोल बढ़ रहा है, उसके कारण से एक अच्छा जंप पिछले कुछ टाइम में आया और काफ़ी समय से अटका हुआ स्टॉक एकाएक अच्छा जंप कर चुका था और अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं आराम कर रहा है। लोगों ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दे दिए थे, लेकिन होता यही है कि पार्टिसिपेशन फेज़ के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है, वापस से कंसोलिडेशन और एक अक्यूमुलेशन और फिर रैली आपको देखने को मिलती है, वापस से पार्टिसिपेशन। ये मार्केट साइकिल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेंज है इसको आप इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा समय तक होता रहेगा उतना बेहतर है स्टॉक के लिए कि अगली जो रैली आएगी उतने पोटेंशियल से आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंसोलिडेशन अगर लंबा चलेगा तो वापस ऑल टाइम हाई मिलेगा। कंसोलिडेशन यहीं कहीं ख़त्म हो जाता है तो वापस ऑल टाइम हाई तक मिलने की तो पक्की बात हो जाएगी, लेकिन और बड़े मूव्स आएंगे ये कहना थोड़ा डाउटफुल होगा। तो ये जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बेहतर। स्टॉक में कोई समस्या नहीं है, अगर इन्वेस्टेड है तो ट्रेल करना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस से 550 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए बन जाएगा। वहीं पर टारगेट वापस से ऑल टाइम हाई या 720 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कंसोलिडेशन लंबा चलेगा तो बड़ी रैली और देखने को मिल सकती है अप टू 800 रुपीज़। तो ये चीज़ आप BPCL में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पतंजलि पे राजा जी ने व्यू लिया है। पतंजलि पर कहानी क्या थी? अभी GQG पार्टनर्स एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, दुबई बेस्ड है या अमेरिका बेस्ड है, मेरे को बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है, सिंगापुर बेस्ड है, बट बहुत अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करती है। अदानी में 1100 रुपये के आसपास में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। अभी भी अदानी में उनका पैसा ट्रिपल हो चुका है। बड़ा पैसा लगाया था और एक ख़राब समय में लगाया था। और इस कंपनी की एक USP रही है GQG पार्टनर्स की कि जब जब कंपनी की सिचुएशन ख़राब होती है तभी इन्वेस्ट करती है। आइडिया में भी FPO में पार्टिसिपेट करने का बोला हुआ है। और पतंजलि में खबर निकल करके आई थी कि GQG ने अपना स्टेक बढ़ाया है, लेकिन वो बाद में खबर गलत निकली। 3% का ही स्टेक है जो 13% के आसपास में सोच लिया गया था, तो वो कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन था। तो उसके बाद से मार्केट ने उस चीज़ को फिर पचाया, एक रैली थी, थोड़ा थका, लेकिन चार्ट के फ्रंट पे एक प्रॉपर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और बॉक्स पैटर्न का डेवलपमेंट हो रहा है और ब्रेकडाउन होने पर बड़ा फॉल भी आ सकता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट पे अट्रैक्टिव है। एक ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाता है 1435 1440 के ऊपर तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है पतंजलि में और वापस से स्टॉक की रिकवरी हो सकती है टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई। पहले टारगेट्स होंगे 1550 के आसपास में और बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 1650 के आसपास में। तो ये कुछ तैयारी आप पतंजलि की तरफ में रख सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस 1280 के आसपास या 1270 के आसपास ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस तो ही सही रहेगा। RSI में डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, चीज़ें ठीक दिखती हैं। गिरावट का दौर जो था वो ड्राइड वॉल्यूम से था, यहाँ पर भी वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो 1460 के ऊपर निकलते ही 1435 के ऊपर निकल करके सस्टेन होते ही एक तेज़ी की शुरुआत पतंजलि में देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं IEX में थोड़ा सा फंडामेंटली ठीक है कंपनी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसका जो एक मोनोपोली बिजनेस था जिसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने डीकपलिंग करके थोड़ा सा चेंज कर दिया। जिस तरीके का बिजनेस एडवांटेज पहले हुआ करता था अब नहीं है और उसी कारण से स्टॉक इस तरीके से पिटा भी, क्योंकि इनकी थोड़ी शक्तियाँ छीन ली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिज़नेस अभी भी जो इनके पास में है वो कोई ख़राब बिज़नेस है। गर्मियों का समय है, पावर डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी अक्रॉस इंडिया और जिन प्लांट्स के पास में एक्सेस पावर होगा वो अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचने की कोशिश करेंगी। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक तरह से प्लेटफॉर्म है ना, जैसा MCX में कमोडिटीज़ ट्रेड कर सकते हो और NSE में स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, वैसे ही
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप पावर ट्रेड कर सकते हो। तो अभी जो अगला 3-4 महीना है ये इनके लिए एक स्वर्णिम पल हो सकता है, एक गोल्डन पीरियड हो सकता है, और इस समय पर ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि चलता हुआ दिखाई देगा। डिसेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप का फॉर्मेशन चल रहा है और ऐसा लगता है कि एक बार ये स्टॉक सस्टेन करता है 152 से 155 के हर्डल को पार करता है और टिकता है तो कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी खुल सकती है और वापस से स्टॉक 180-200 के टेरिटरी में निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसमें जब रैली आती है तो काफ़ी क्विक आती है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है चार्ट सेटअप पर। बस एक हर्डल है सामने 150 और 155 का। ओआई पर भी यहाँ पर भी बिल्टअप बड़ा होगा, हो सकता है इस एक्सपायरी के बीतने के बाद ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे जाएं, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव सेटअप है। ध्यान रखना चाहिए फॉर द टारगेट्स 170, 190, 200 इस तरीके के बड़े टारगेट्स ऊपर में खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे चलते हैं और इसके बाद में ऑप्शंस का पूछा तो मैंने शायद रिप्लाई नहीं किया, बता दिया कि ऑप्शंस नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक आईएक्स पे कवरेज हो चुकी है। रवि सर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने शायद भरत सर की क्वेरी का आंसर कर दिया, तो आपका भी आंसर हो ही गया होगा। उसके बाद में आते हैं नीचे, तो बंधन बैंक और जेएम फाइनेंशियल पर हर्ष जी का क्वेश्चन आया है, तो बंधन बैंक देख लेते हैं और जेएम फाइनेंशियल्स को छोड़ देते हैं क्योंकि एक स्टॉक लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली बार या कल समय मिलेगा तो कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे। बंधन बैंक का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है और ये प्रॉब्लम कोविड के टाइम से है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो कंपनी है ये लोन किसको देती है। लोन देती है थोड़े से लोअर इनकम ग्रेड परिवारों को, जैसे रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, छोटे छोटे जो काम करते हैं उनको लोन देती है। अब इस बिज़नेस में प्रॉब्लम ये है कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे यस बैंक अपने समय में एक बड़ा बैंक था जिसके पीछे हर कोई दीवाना था, वो कॉर्पोरेट लोन्स पर फोकस करता था और उसकी ये कोशिश रहती थी कि यार जो रिस्क टेकिंग कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब जो कर लिए तो बड़ा कर लेंगे, नहीं करे तो ख़त्म हो जाएंगे, जिनको हाई इंटरेस्ट पर भी लोन मंजूर होता था, ऐसे कॉर्पोरेट्स को वो लोन देती थी और रिकवरी आ जाती थी, ईएमआईस इंटरेस्ट आ जाते थे, तो बड़ा पैसा बड़ा प्रॉफिट बनाती थी और वो फेवरेट बैंक हो चुका था स्ट्रीट्स का। बंधन बैंक ने उसके ठीक ऑपोजिट करने की कोशिश करी। इसने उस कैटेगरी को लोन देने की कोशिश करी जिनके पास में इतने आसानी से लोन नहीं पहुंच पाता है, बहुत छोटे लोग, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि एनपीए बहुत बन जाता है क्योंकि लोन के आने की संभावना काफ़ी कम होती है। मॉर्गेज वो दे नहीं सकते, उनके पास में कुछ होता ही नहीं है जिसे वो गिरवी रख सकें, तो यहाँ पर पे एनपीए का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। फंडामेंटली काफ़ी टफ बिजनेस है ना। और इंडिया में आप बोल दोगे कि भाई नहीं है तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, और वो ऑलरेडी इस कैटेगरी का इंसान है कि उसे बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है। मतलब एक मिडिल इनकम क्लास का जो लोग होता है वो परेशान हो जाता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, मुझे बार बार रिकवरी के फ़ोन आ रहे हैं, मेरी इंप्रेशन ख़राब हो रही है, तो शायद वो चिंता करके ये सब करने की कोशिश करे। लेकिन ये जिस कैटेगरी को डील कर रहे हैं ज़्यादातर, जो मैंने समझा है, और ख़ास करके वेस्ट बंगाल साइड का बैंक है, तो कोलकाता इनका ज़्यादा बड़ा टारगेट एरिया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है ये इस कारण से। और इस कारण से इस कंपनी से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। मुझे कई बार मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल्स पर और बड़े बड़े एनालिस्ट के इसमें बाय कवरेज आते हैं, लेकिन ये घूम फिर के वापस वहीं पलट जाता है। वो बात अलग है, सपोर्ट चार्ट पर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। किसी को ट्रेड बनाना भी है तो बंधन बैंक एफएनओ का काउंटर है, आप हेज करके ट्रेड बनाइए, फ्यूचर लॉन्ग करिए, पुट साथ में कैरी करिए, ताकि आपका रिस्क जो है वो डिफाइंड रहे। बाकी कैश में इससे अच्छे काउंटर्स अवेलेबल हैं, तो बेहतर ये होगा कि इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर ट्रेड करें तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ इस फ्रंट पर उठाएं भी तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, साइकोलॉजिकल नंबर है। और बाय करना भी चाहें तो मुझे नहीं लगता यहाँ से बाय करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 185 के सस्टेन होने का। 10 रुपये का और इंतजार करिए, 185 के ऊपर निकल करके सस्टेन करता है तो बाय करिए 150 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अगेन इससे बेहतर कंपनीज अवेलेबल हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। आगे चलते हैं। रैमको सीमेंट पूछा है अंकित सर ने, रैमको सीमेंट देख लेते हैं। कंपनी अच्छी है विदाउट एनी डाउट, और ठीक है, मतलब पीरियड जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद निकला है। और एक चीज़ फिर से दिमाग में आ जाती है कि जो इस बार के नंबर्स आएंगे जैन फेब मार्च, फिर मार्च अप्रैल मई, ये सीमेंट कंपनीज़ के लिए बेहतर क्वार्टर होते हैं। बारिश वाला जो क्वार्टर आता है, यानी कि जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च आ गया, अप्रैल में जून आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर, बारिश के टाइम पे थोड़ा काम स्लो पड़ता है तो वो क्वार्टर ख़राब जाता है। फिर आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ से बेटर होना शुरू हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो इस क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, इसके बाद के क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, ये बेहतर आते हैं। इस समय पर सीमेंट स्टॉक्स चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इंडिया स्पेसिफिक, तो जुलाई में बजट आएगा, चुनाव का माहौल है, डेवलपमेंट पर फोकस है रहेगा। मतलब चुनाव जीत जाने के बाद अगर यही गवर्नमेंट रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं सीमेंट एज अ सेक्टर इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पर, इस समय पर अट्रैक्टिव दिखता है। चार्ट भी इसी बात को कंफर्म भी कर रहा है। अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में है। जितना बेहतर होगा रीटेस्ट पर मिल जाए 350 360 के आसपास, बहुत बढ़िया बात होगी। टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 300 का, 50 रुपये के आसपास का आपका रिस्क है। रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट पे भी अट्रैक्टिव है और हो सकता है एक बड़ी रिकवरी ऑन द कार्ड्स और स्टॉक धीरे धीरे करके 550 और 650 700 के लेवल्स को अटेम्प्ट कर जाए। तो पहला लेवल टू वॉच होगा 500 550 ऑन द टारगेट साइड। दूसरा लेवल टू वॉच होगा कहीं ना कहीं 600 650 का। रिकवरी स्टेज दिखती है। आने वाले 2 क्वार्टर्स अच्छे रह सकते हैं। जुलाई वाला बजट कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को और बूस्ट कर सकता है। अच्छा है, रीटेस्ट पर लेना चाहिए और लेवल्स आपको टारगेट्स के ऊपर में बता दिए गए। आगे चलते हैं, सालसार टेक्नो। बाकी कितने क्वेरी और बचे हैं पता नहीं, लेकिन बड़ा होता चला जा रहा है वीडियो। आइए, फंडामेंटल्स में सारे नहीं देख रहा हूँ, जहाँ पे मुझे नहीं पता है जिसके बारे में, मैं शायद वो चेक करने की कोशिश करूँगा। जैसे सालसार टेक्नो, मेरे को याद नहीं आ रहा है किससे रिलेटेड काम है, थोड़ा फंसा हुआ चार्ट से, सर्किट बढ़ना, फिर सर्किट गिरना, और अभी कहीं ना कहीं मिक्स दिखाई दे रहा है। 20 रुपये का स्टॉक है यहाँ पे, तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा देखें सालसार टेक्नोलॉजी के बारे में। सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग, 64 का पी मल्टीपल ख़राब है, महंगा पी है। इस सेक्टर का मीडियन पी 25 है। सीधी सी बात है, कंपनी महंगी है। धंधा पानी इम्प्रूवमेंट पर है, साल दर साल का आंकड़ा बेहतर बताएगा। येस, देयर इज़ अ गुड चेंज हैपनिंग अक्रॉस द कंपनी। 600 करोड़, 700 करोड़, 1000, 1100। नेट प्रॉफिट साइड में भी आइए तो जंप देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल से। इसी कारण से शायद इसमें इतना टर्न अराउंड देखने को मिला था और कंपनी को रिवॉर्ड देने की भी कोशिश की गई थी कि स्टॉक एकदम से पेनी से सीधे डबल ट्रिपल होकर के अब आराम कर रहा है। अब यहाँ पर पे क्या देखना चाहिए? ठीक है, पी EPS बहुत स्लोली इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इम्प्रूव कर रहे हैं। पी को और अभी समय में आने में, मतलब फेयर वैल्यू में आने में समय लग सकता है, बट ठीक है। कंपनी का बिजनेस एक बार के लिए चेक करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। द कंपनी पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन फैब्रिकेशन, ठीक है। सोलार सेक्टर, ठीक है। एक सोलार टर्म दिखा, अच्छा है। फास्ट वेस्ट मैन्युफैक्चर, स्टील मैन्युफैक्चर, ठीक है। साइकिल आ रहा है मेटल्स का, इस फ्रंट पे ठीक है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए, 72% स्टील स्ट्रक्चर से आ रहा है, 23% पावर ट्रांसमिशन और रेलवे, ठीक है, बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि स्टील का टाइम तो आ रहा है, हम पिछले 2-3 महीनों से चीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। पावर ट्रांसमिशन अगेन अ थिंग टू वॉच, स्पेशली इन इंडिया। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि जो लाइंस रेलवे इलेक्ट्रीफाइड लाइंस नहीं है, उनको इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तेज़ी से चल रहा है, उसका फ़ायदा मिल सकता है और ये ग्रो करता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आगे चल करके और कोलैबोरेशंस करते हैं इंडियन रेलवे के साथ में, तो मेरे ख्याल से और बेहतर आपको इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर भी अच्छा रहेगा और भले पी फ्रंट पर है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाय मत करिए, लेकिन मुझे समस्या नहीं दिखती। लेना है तो चार्ट के आधार पर लीजिए। फंडामेंटल कंपनी के डेफिनेटली सुधर रहे हैं। 24 रुपये के ऊपर निकल करके सस्टेन होने का वेट करिए। फ्रेश एक्यूमुलेशन आप इसके ऊपर कर सकते हैं और वापस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई है उससे फर्दर ऊपर की ट्रेजेक्ट्री को अटेम्प्ट कर सकता है, और ये शायद इस बार के रिजल्ट्स को देखने के बाद होगा। अगर है तो होल्ड करके चलिए, जहाँ पर बॉटम लगाया 19 रुपये आपके लिए एक बहुत बढ़िया लेवल टू वॉच हो सकता है। 19 को थोड़ा टॉलरेंस दे दीजिए और 18 रुपये का एक टाइट स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। फ्रेश एंट्री 24 रुपये के ऊपर डेफिनेटली ऑल टाइम हाई अटेम्प्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पर सबकी नज़र होगी और उसी के बाद आपको इसमें टर्न अराउंड देखने को भी मिलेगा। आगे चलते हैं NMDC, SGVN एक ही लूँगा, निकुल सर उसके बाद शायद कभी और अटेम्प्ट करेंगे। NMDC, SGVN, BDL, ONGC, 4 स्टॉक। उसके बाद में सांगी, अरे बाप रे बहुत सारा क्वेरी है तो लंबा चला जाएगा, चलो ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं। फटाफट से आते हैं NMDC पर और फिर जाएंगे SGVN पर। NMDC ठीक है, कारण देखिए, इस पर मैं फंडामेंटल साइड पे नहीं जाऊंगा। क्यों?
210 पर ये हमारे स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। कारण था ट्वीजर बॉटम का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि ये जो फॉल आया है आयरन ओर के प्राइजेस के गिरने के कारण है, लेकिन आयरन ओर का मेन इस्तेमाल होता है मेटल बनाने में, मतलब स्टील प्रोड्यूस करने में, मेटल बनाने में, स्टील प्रोड्यूस करने में। तो स्टील का डिमांड आएगा, चाइना घूमेगा, चाइना का जीडीपी घूमने लगा। पिछले 3 महीने से गा रहा हूँ कि चाइना रिकवरी के फेस पर है, इसलिए मेरे को ये जगह अट्रैक्टिव लगी थी इन्वेस्ट करने के लिए। डिस्कस भी हुआ था 210 में, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देखे तो कंफर्म भी कर दीजिएगा। और फिर इस ब्रेकआउट के बाद एक ज़बरदस्त एंट्री थी, एंट्री के बाद ज़बरदस्त तेजी भी आई, 206 रुपये का काउंटर 240 रुपये पहुँचा। रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर पे काफ़ी सारा, एक हेल्दी पुल बैक है, पुल बैक लेने के बाद में वापसी हो रही है। अगर मंडे को 240 के ऊपर निकल करके ये सस्टेन कर जाए तो एक एंट्री यहाँ बनाइए, दूसरी एंट्री बनाइए 250 के साइकोलॉजिकल नंबर के बाद। पहली एंट्री 240 के ऊपर, दूसरी एंट्री 250 के ऊपर। टाइट स्टॉप लॉस इसी को बनाइए 225 का। रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट पे काफ़ी अट्रैक्टिव सेटअप। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको एक बड़ा पैसा बनाने को मिलेगा। पहला टारगेट 270, दूसरा टारगेट 290। ये है एनएमडीसी पर अपडेट। आगे चलते हैं, और बीडीएल भारत डायनामिक्स 100%, इसमें शायद स्पेस सेक्टर की बात हुई थी। 100% स्पेस सेक्टर पर कहीं ना कहीं बहुत पुरानी खबर थी कि एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है। दूसरी बात बीडीएल को लेकर के ये भी है कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड काम होने के कारण से कहीं ना कहीं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 22 तारीख को आ रहे हैं, उसको लेकर के भी एक बज़ है। कोई डेवलपमेंट होगी तो हो सकता है 22 तारीख के बाद एक मोमेंटम देखने को मिल जाए कि अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है, कोई कोलैबोरेशन होता है, तो डेफिनेटली आपको वॉच पर रखना चाहिए। लंबे पीरियड से कंसोलिडेशन पर चल रहा है, 1950 के ऊपर निकल करके टिकता है तो डेफिनेटली ये काउंटर रेडी हो जाएगा 2200-2400 रुपये के लेवल्स के लिए। है निवेशित तो होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट्स का नहीं करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, एलन मस्क चले जाते हैं, कुछ खास चाम निकल करके नहीं आता है, तो फिर टाइट स्टॉप लॉस 1550 का बनता है, या यहाँ पर पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। पोस्ट ब्रेकआउट फिर एंट्री आप कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली 2200 और 2400 के लिए काउंटर आपको रेडी होता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे चलते हैं, सॉरी फॉर द चार्ट्स, आगे चलते हैं। ONGC मुझे इस जगह पे पसंद आ रहा है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। ब्रेकआउट होने के वर्ज पर था, ब्रेकआउट फेल हुआ, विंडफॉल टैक्स का अनाउंसमेंट आ गया, लेकिन समय आ रहा है। कारण क्रूड के दाम बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। रीज़न अनसर्टेनिटी का होना, ईरान इजराइल वॉर, फिर बीच में ईरान ने बोला कि कोई सा एक पोर्ट है वहाँ पर पे उनके पास में, उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण से बहुत मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है क्रूड या एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, तो वो भी प्राइस को बढ़ा सकता है डिमांड सप्लाई के गैप के कारण। दूसरी जो ज़रूरी बात यहाँ पर पे है कि चाइना, फिर से चाइना की बात करूँगा, सेकेंड पॉपुलेशन वाइज इकोनॉमी है। इंडिया बड़ी बन गई है, हम नंबर 1 पर हैं पॉपुलेशन को लेकर के, लेकिन चाइना नंबर 2 पर है। अगर वहाँ पर रिकवरी आएगी, डिमांड ऑफ क्रूड डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, विच कैन पुश क्रूड ऑयल प्राइजेस फर्दर हायर। और जिस तरीके से रशिया ने ठान लिया है कि हम प्रोडक्शन कट करके रखेंगे ओपेक कंट्रीज़, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा फिसलने वाले हैं। और रिसेशन अगर आएगा ग्लोबली, जो कि आने के वर्ज पर ही है, तो क्रूड का तब भी उसके बाद जो है डिमांड बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे इसका भविष्य अच्छा दिखता है। एक बार ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए 285 के ऊपर तो ये चाल तेज होगी। हो सकता है कंसोलिडेशन का पीरियड थोड़ा और लंबा चले, लेकिन एक री रेटिंग होगी। जिस तरीके से आईओसी एकदम से बढ़ा था, वैसे ही स्टॉक भी आपको एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहले टारगेट्स टू वॉच 300-320 होंगे, जो बहुत पास के टारगेट्स हैं मेरे लिए, लेकिन उसके बाद के जो बड़े टारगेट्स खुल रहे हैं वो 380 तक खुल रहे हैं। तो अगर आप हैं निवेशित तो बने रहना चाहिए, डिप में ऐड करिए। और बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं 245 के आसपास का है, 245 के नीचे जब तक नहीं निकलता चिंता करने की बात नहीं है। सांघी इंडस्ट्रीज फंडामेंटल्स थोड़े से भूल गया हूँ, लेकिन इस पे पहले भी बात किया था मैं, और जिनका क्वेरी हमेशा आता था, कोई जैन साहब थे, मैं उनको बहुत समय तक रुकने बोला था स्टॉक में। सांघी स्प्लिट हुआ क्या ये? शायद अगर स्प्लिट हुआ तो फिर सोचने की बात है। एक सेकेंड, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो ठीक है, बाकी एक बार के लिए फंडामेंटल चेक करते हैं सांघी इंडस्ट्री का और फिर आगे समझते हैं। तो SANG शायद वो सांघवी मूवर्स था, पता नहीं, देख लेते हैं। पी है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है नहीं, सांघवी मूवर्स ही था वो। सांघी इंडस्ट्री पर इस पर कोई कवरेज पहले मैंने नहीं करी है। तो आते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर और समझते हैं कि क्या है। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, पी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। धंधा पानी कैसा? लॉस कम हुआ पिछले क्वार्टर में। साल दर साल देखते हैं भाई साहब, 2 साल से ही तो कहानी बिगड़ी है। पहले कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, फिर छोटे लॉस करी, अब बड़े लॉस कर रही है। बहुत ट्रबल में है कंपनी, शायद चार्ट्स भी इसीलिए ट्रबल्ड दिखाई दे रहे हैं, और खास करके जनवरी के बाद से आपको बड़ा फॉल देखने को मिला। स्टॉक 143 का 94 हो गया, और भी गिर सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या पढ़ने से समझ में आएगा? फंडामेंटल्स देख लेते हैं फटाफट। तो करती क्या है कि मार्केटिंग सीमेंट प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से आई है, प्रॉब्लम क्यों आई है, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ट्रैक नहीं करता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मतलब शायद सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट, सीमेंट का ही मेजर काम समझ में आ रहा है। ओपीसी पीपीसी, तो इतना क्या प्रॉब्लम हुआ, और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स 2 बार से बहुत ही बिगड़े हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं पता नहीं, शायद किस फ्रंट पर इनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ रही है। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब कंपनी जितना धंधा करती है उससे ज़्यादा खर्चा है कंपनी का। एक्सपेंस में कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा, तब शायद कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी। बिजनेस ज़रूर कर रही है, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं। अब ये मार्केटिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये समझना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। अपकमिंग रिजल्ट देखिए 27 अप्रैल को है, 6 दिन बाद। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वार्टर के नंबर्स पर पैनी नज़र रखोगे तो ही बेहतर रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर है निवेशित तो 27 तक वेट कर लीजिए। रिजल्ट्स ख़राब आएंगे तो बिल्कुल आंख बंद करके मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, या फिर सपोर्ट के आधार पर बात करें तो 75 रुपये के आसपास में एक सपोर्ट है। अगर रिजल्ट ख़राब आए और इस लेवल को बचाता है तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती है आने वाले क्वार्टर्स को देखने के बाद, और अगर रिजल्ट्स बच गए इस बार तो एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स देख लीजिए और 75 के सपोर्ट पर नज़र रखिए। चलिए आगे चलते हैं। मदरसन सूमी में थोड़ा सा ठीक लगता है अभी, मतलब इस लेवल पर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। कारण ये है कि यूरोप में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसका एक्सपोजर यूरोप में काफ़ी है। यूरोप जैसे ही डूबा था पिछले 2 साल से, यूरोप तकलीफ़ में, आप देखिए कि इसकी स्थिति भी वैसी हो गई। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ, चीज़ें बेहतर होने लगीं, तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। और मार्केट फाइनल आउटकम का वेट नहीं करता, जैसी चीज़ें सुधरने लगती मार्केट रिवॉर्ड करने लगता है। सेटअप काफ़ी अच्छा है। एक पैरेलल चैनल सेटअप बन सकता है। बड़ा सपोर्ट 100 रुपये के आसपास, 130 रुपये में मिल रहा है। 30% का रिस्क होगा। बोल्ड ब्रेकआउट होने दीजिए, निकलता है स्टॉक तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 150 बहुत पास के टारगेट्स होंगे, और बड़े टारगेट्स कहीं ना कहीं 170 तक आपको स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो इसका पुराने रेजिस्टेंस हैं। तो पहला टारगेट 150, दूसरा टारगेट 170, सारे फ्रंट पर अट्रैक्टिव दिखता है। फंडामेंटल टर्न अराउंड हो सकता है जैसे जैसे यूरोपियन नेशंस का डेवलपमेंट होगा। आगे चलते हैं। आयन एक्सचेंज भूल गया हूँ उसके फंडामेंटल्स भी। 541 रुपये की कंपनी फंसी हुई है 2023 अगस्त से, 1 साल से रेंज बाउंड है। कंपनी करती क्या है भूल गया हूँ, एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वाटर साइकिल, अच्छा ये जो कंपनी है ना, इसके बारे में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है कि पानी की जो किल्लत है ना, वाटर ट्रीटमेंट इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन 5 से 7 साल और रुकिए आप। बैंगलोर में देखने को मिला ही था वाटर क्राइसिस अभी। अगला समय जो है ना, अगली थीम जो है अगली डिकेड की, ऐसा लगता है ये वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनियां ही हो सकती हैं, क्योंकि पानी का दिक्कत आएगा इंडिया में। पॉपुलेशन वाइज हम बहुत बड़े हैं, जिस तरीके से हम धूम मचा रहे हैं, नदी नाले गंदे कर रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, पानी का समस्या होने वाला है। और ये जो ख़राब पानी को साफ़ पानी बनाने का जिनका काम है ना, ये सब कंपनियां चमकेंगी ऐसा लगता है। डोमेस्टिक प्रेजेंस ही बड़ा है, एक्सपोर्ट में भी काम कर रही है। पी मल्टीपल ज़्यादा है, बनता भी है क्योंकि ये धंधा थोड़ा सा वैसा सा है। और चली थी कंपनी, फिर थोड़ा सा स्लो हुआ धंधा। अभी भी बेस्टेस्ट एवर सेल्स कर रही है, बेस्टेस्ट एवर प्रॉफिट्स कर रही है।
पी मल्टीपल ज़्यादा होने के कारण शायद थोड़ी सी फंसी हुई है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद में इसके भी थोड़े से दिन बदलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू वाइज जंप नहीं आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ा है, नया बिजनेस नहीं मिल रहा है ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स ध्यान देगी शायद मार्केट स्ट्रीट्स इस चीज़ पर फोकस रहेगा। अच्छे नंबर्स आते हैं तो ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड है आपको ख़त्म होते हुए दिख सकता है। अभी तो फिर भी एक रिकवरी देखने को मिली है, बड़ा रेजिस्टेंस आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक का 620 पर है, तो होल्ड करना चाहिए। बड़ी सेलिंग यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इस बार के नंबर्स बिगड़े तो फिर बेचने से शर्माइएगा मत, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करिए अगर इस बार के नंबर फिसलते हैं तो कहीं ना कहीं। और टाइट स्टॉप लॉस अगर बात करें, अभी जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस बनता है वो 500 रुपये के आसपास का बनता है, तो 500 के नीचे निकल करके सस्टेन करे तो बुक करिए, लॉस बुक करिए या जो भी प्रॉफिट बुक करिए, और वापस से 400 के अराउंड 400-420 के अराउंड वापस एक्यूमुलेशन करने का सोच सकते हैं। रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 क्वार्टर से स्लगिश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट देखना चाहती है कि आप क्या कर रहे हो। अगर नहीं करती है तो डेफिनेटली वापस सपोर्ट को भी हिट करेगा, नीचे भी जा सकता है, तो रिजल्ट्स पर बड़ी नज़र रहेगी। आगे चलते हैं, एस्कॉर्ट्स, मुक्का प्रोटीन्स, प्रदीप फॉस्फेट, HDFC बैंक और इरिडा और HA। भाई साहब 5-6 बच्चे हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक बने रहिए, अगर आपको बाकी स्टॉक्स पर भी क्वेरी चाहिए तो फटाफट से चलते हैं एस्कॉर्ट्स की तरफ में और एस्कॉर्ट्स को ट्रैक करते हैं। एस्कॉर्ट्स मुझे ठीक लगता है, कारण शायद ट्रैक्टर के सेल्स के कारण मैं बोलूँगा, और कारण एक और है कि कहीं ना कहीं रेनफॉल का जो एक्सपेक्टेशन आया था इस बार मॉनसून डिपार्टमेंट की तरफ से वो बहुत अच्छा आया है, और मॉनसून से रिलेटेड ट्रैक्टर्स होते हैं भाई साहब। फार्मर्स अच्छा बिजनेस करेंगे तो ट्रैक्टर्स की बिक्री भी उसी तरीके से होती है। तो अच्छा मॉनसून कहीं ना कहीं एक रीज़न बना, जिसके बाद से ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दिया। 5-6 दिन पहले की खबर थी, उसके बाद से ये चल रहा है, और चलने के बाद कहीं ना कहीं उस न्यूज़ को फैक्टर इन ज़रूर कर लिया है। तो अब ध्यान रखना चाहिए इस ब्रेकआउट पर। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, ऐसा लगता है एस्कॉर्ट चलेगा और चलेगा। जिस तरीके से वॉल्यूम, RSI सब चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है सस्टेन होने के बाद 3150 के ऊपर बड़े आराम से 3300 और बड़े आराम से 3500 की तरफ ये स्टॉक निकल सकता है। और जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स में एक री रेटिंग हुई है, ये भी बढ़ा है, लेकिन इसमें और बढ़ने की जगह लगती है। तो डेफिनेटली इस ब्रेकआउट के बाद और तेज़ी आएगी, लेकिन पास के टारगेट्स 3300 और 3500 दिखाई देते हैं पोस्ट ब्रेकआउट। टाइट स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें तो इस रीटेस्ट का रख सकते हैं, 2800 के करीब एक बढ़िया स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनता है। आगे चलते हैं, मुक्का प्रोटीन्स। अभी की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, ट्रैक किया था भूल गया, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। IPO के बाद चला था, चलने के बाद थका है। चार्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जनरली हम IPO के चार्ट्स पर ये करते हैं कि जो लिस्टिंग गेंस होते हैं उसके ऊपर निकल करके टिकता है तो एक तेज़ी की संभावना बनती है। तो 45 के ऊपर ही बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन में रखूँगा एज पर चार्ट्स। पिछले बार के स्विंग लो को बचा रहा है, तो अगर आपके पास है तो इसको आप एक टाइट स्टॉप लॉस बना सकते हैं, इस लेवल को, यानी कि 32 रुपये या 30 रुपये ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। फंडामेंटल चेक एक बार कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर एक आउटपुट दे सकते हैं ऑन फंडामेंटल बेसिस। मुक्का प्रोटीन क्या करता है भाई? फिश, ओके, फिश मील ये सब के लिए बनाती है, फिश ऑयल, फिश मील ये सब बनाती है, ठीक है। अल्टीमेटली एनिमल, अच्छा 20 मैंने स्टॉक चेक कर लिए तो मेरे को ये बोल रहा है भाई साहब प्रीमियम लीजिए, तो इसको एक काम करते हैं, इसको करते हैं लॉग आउट, इसमें लॉग इन यूजिंग गूगल और स्टॉक मानी के अकाउंट से लॉग इन करते हैं। तो इंडियंस हैं, थोड़ा हैक तो देखना ही पड़ता है, पैसा तो बचाना पड़ेगा ना। मुक्का प्रोटीन्स में आइए, अब बताएगा इसके बारे में। जी हाँ, रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। फ़िश मील ही सबसे बड़ा बिजनेस है, फ़िश ऑयल, ठीक है। अब फ़िश मील अगर सबसे बड़ा बिजनेस है तो इंडिया का सी फूड मार्केट, मेरे ख्याल से अभी के बजट में फिशरीज़ को एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। आने वाले समय में, अभी तो बहुत एग्रेसिवली नहीं दिख रही है, शायद अगले बजट में और अनाउंसमेंट हो, तो मुझे अवंती फीड, एपेक्स फ्रोज़न, मुक्का प्रोटीन्स, इस तरीके से रिलेटेड कंपनी अच्छा थीम लगती है शायद 6-8 महीने, साल भर के होराइज़न पर। और डिस्क्लेमर ये है कि अवंती फीड हमने बाय भी दिया हुआ है। तो पी फ्रंट पर ठीक है, 25 का पी बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। धंधा पानी कैसा, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, बट ठीक है, ग्रोइंग है। देखिए डबल हो रहा है इसका बिज़नेस। प्रॉफिटेबिलिटी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर पे थोड़ा डिप आया है, ये शायद प्रॉब्लम हो सकती है इस कारण से, लेकिन
मुझे ठीक लगती है कंपनी, मतलब साल दर साल के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया हो सकता है। इस क्वार्टर में कुछ फिश मार्केट को लेकर के मुझे लगता है साइक्लिकल होगा, इस मार्केट इस टाइम पे स्लो होता हो तो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब रखना चाहिए। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का बिज़नेस जो है फिशरीज़ को लेकर के सीरियस हो रही है गवर्नमेंट, आगे चल करके कुछ और अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अगर निवेशित नहीं है तो मेरे हिसाब से एक काम ये करना चाहिए कि 42 रुपये 45 रुपये के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो एक ट्रेंड लाइन बन सकता है छोटे से चार्ट पर, इसके ब्रेकआउट होने पर इन्वेस्ट करिए। टाइट स्टॉप लॉस रखिए 30 रुपये के नीचे का। चलिए आगे चलते हैं। मदरसन सुमी ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्रदीप फॉस्फेट या भेल, तो एक क्वेरी लूँगा, तो चलिए भेल ले लेता हूँ, पर्सनल फेवरेट काउंटर। भेल में मुझे कोई समस्या नहीं दिखती है, इतने रैली के बाद भी बहुत तकलीफ़ नहीं है। RSI डाइवर्जेंस ज़रूर है, थोड़ा सा थक सकता है ऐसा लगता है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, बड़ी तेज़ी वो ब्रेक हुई, सारे चीज़ थोड़े से बिगड़े ज़रूर, लेकिन ऐसा लगता है एक थोड़ा पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन आ सकता है। और एक अगर ये लेवल टूटता है, फॉर एग्जांपल ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बॉटम बन गया है जो फ्राइडे का लेवल था, अगर वो बॉटम बचा तो ये डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट करके निकलेगा, तो पोस्ट ब्रेकआउट बड़े लेवल्स खुल सकते हैं 300 320 वाले। और अगर मार्केट और स्लगिश होता है, थकता है, तो ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर सेटअप के बॉटम को टेस्ट करने आ सकता है। उससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा, है तो होल्ड करना चाहिए। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दे दीजिए क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी है। 200 रुपये का आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। 50 रुपये नीचे थोड़ा बड़ा है ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि SL ट्रिगर होगा। और अगर ये ब्रेकआउट करता है किसी भी तरफ, इधर करा तो नीचे बहुत बड़ी फॉल आएगी, लेकिन इधर भी कर लेता है तो एक क्विक तेज़ी मिलेगी। और अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया तो भाई साहब बड़ी रैली भेल में खुलती हुई दिखाई दे सकती है। आगे चलते हैं। मदरसन सुमी कवर्ड है, HDFC बैंक और इरडा, आखिर और 3 स्टॉक। HDFC बैंक भाई साहब नंबर्स आए हैं, नंबर्स के फ्रंट पर कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना ख़राब बोल सकता हूँ ना बढ़िया बोल सकता हूँ, न्यूट्रल नंबर्स है। इतना बड़ा बैंक हो गया है, एक तो HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा कछुए की चाल वाली कंपनी है। वो बड़े नंबर्स भी नहीं दिखा सकती, बड़ा ख़राब भी नहीं हो सकती, और उसके स्टॉक भी ना ऐसे ही रहेंगे। 3 साल से कोई रिटर्न नहीं मिले, हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल और रिटर्न ना मिले। मतलब अगर आप टाइम करोगे बॉटम टू टॉप तो भले कुछ मिल जाए कि भाई सब सपोर्ट पे ले लिया था, रेजिस्टेंस पे भेज दिया, इतना टाइम करोगे तो शायद आप 5-10% बना लो। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर के फ्रंट पर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है और स्लोनेस रहेगी, शायद 1-2 क्वार्टर और रहेगी। जब तक ये रेट कट नहीं शुरू हो जाता इंडिया में, तब तक ये बिज़नेस पकड़ नहीं पाएगा अपने बिज़नेस को, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पर कासा और लोन ग्रोथ कहीं ना कहीं हिट होता है। रेट कट आने से शायद चमक आ जाए, तो रेट कट के बाद इसमें फोकस आना चाहिए। चार्ट के फ्रंट पर एक बड़ा सपोर्ट ज़रूर बनाया है 1350 पर, अगर है तो होल्ड करिए। रिजल्ट का कैसा रिएक्शन होगा बोल नहीं सकते। चार्ट के आधार पर बढ़िया एनगल्फिंग पैटर्न है। टाइट स्टॉप लॉस इसी को लेकर के चलना चाहिए 1450 के आसपास। 1450 को तोड़ करके नीचे फिसलता है तो कहीं ना कहीं वीकनेस फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन 1450 को अगर बचाए रखता है तो ये लेवल अच्छा होगा। किसी भी डिप में बाय करिए क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्रंट अट्रैक्टिव होगा। और अगर रिजल्ट में सब कुछ फैक्टर्ड इन है तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न, एक तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन चांसेस कम हैं। न्यूट्रल नंबर्स हैं, बड़ी तेजी 1550 के आसपास, डिप में मिले तो खरीदिए। टाइट स्टॉप लॉस 1450 का, रिस्क रिवॉर्ड के फ्रंट पे काफ़ी अट्रैक्टिव। 1550 को पार करने के बाद में तेजी और रिज्यूम हो सकती है, और इसी बीच अगर रेट कट आ गया तो भाई साहब तेजी और बड़ी मिल सकती है। आगे चलते हैं फटाफट से इरडा की तरफ। इरडा पर्सनल फेवरेट काउंटर, 110 पर इंस्टाग्राम रील बनी थी, IPO में भी सबको लगाने बोला था, वहां से स्टॉक 200 गया, फिर हेल्दी करेक्शन लिया और फिर बढ़ रहा है। नंबर्स फ्लैट आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ईयर जंप है बहुत तगड़ा, और अगली PFC REC बनेगी। इंडिया ऑन अ ग्रीन एनर्जी काफ़ी फोकस्ड है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे को इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और उसको भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है ग्रीन एनर्जी को लेकर के। और ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस करने वाली कंपनी कौन सी? 3 PFC REC इरडा। तो कहीं ना कहीं इरडा पर बिल्कुल पोजीशन रखिए भाई साहब, है तो होल्ड करिए। इन्वेस्टिंग बेट है, आज नहीं तो 2 साल बाद 160 का काउंटर आपको 400 प्लस मिलना चाहिए, ये मुझे लगता है। अगर नहीं है
तो 170 के पार होने पर पहली एंट्री बनाइए, 190 के पार होने पर दूसरी एंट्री बनाइए, और अगर है तो टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए छोटे से गैप का, जहां पर एक गैप बना था 140 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। पहली एंट्री 170 पर, दूसरी एंट्री 190 के पार होने पर, और फिर निकलेगा स्टॉक डेफिनेटली ऑल टाइम हाई और उसके भी ऊपर। पर्सनल फेवरेट काउंटर है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हूँ और सलाह भी इस पर दी हुई है। लास्ट क्वेरी HAL डिफेंस स्टॉक, वॉर की सिचुएशन चल रही है, इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ रहा है ऑन अ डिफेंस, नथिंग बैड इन दिस पर्टिकुलर काउंटर एक्सेप्ट द हाई पी मल्टीपल महंगे हैं कारण ग्रोथ, लेकिन ठीक है जस्टिफाई कर रहा है। किसी भी डिप में एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पर अब इसको देखने जाओगे, आज तक इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो को नहीं तोड़ा है भाई साहब, लेकिन इस बार की रैली काफ़ी लंबी चल गई है क्योंकि पिछला स्विंग लो आ रहा है 1700 पे, जो कि काफ़ी बड़ा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। डेली पर आएंगे तो प्रीवियस स्विंग लो बढ़ता है 2800 पर। अगर निवेशित हैं तो इसी स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करिए, जो कि यहाँ से 900 रुपये दूर है। काफ़ी बढ़ जरूर चुका है, जगह थोड़ी कम लगती है, RSI ओवरबॉट था, डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, एक बार के लिए बुक करिए। हेल्दी करेक्शन आता है तो फिर लीजिए ऑन अ रीटेस्ट अराउंड 3400। लेकिन अगर बेचने की इच्छा नहीं रखते हैं तो भाई साहब बड़े स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करिए, क्योंकि एक डिप लेगा फिर कहीं ना कहीं और ऊपर निकलता हुआ दिख सकता है। तो कोई खराबी नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत अच्छा स्टॉक है। टाइम करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बुक करिए, रीटेस्ट पर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न फेच कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए भाई साहब सेल मत करिए, बड़े स्टॉप लॉस के साथ रखिए। इसी बात के साथ सारी क्वेरीज होती है समाप्त। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसका कुछ कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट। अगर यूट्यूब में डालते हैं तो टेलीग्राम पर भी डालते हैं तो हार्ट वाला रिएक्शन ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्रीमियम ग्रुप एक्सेस चाहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, आप पर्सनल पिंग कर सकते हैं मुझे, क्लासेस भी लेता हूँ, आप वो भी चाहते हैं तो उसके लिए भी पर्सनल पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।